Hello, dear students. How are you all? I am Mudit Raj, and here you are watching the Unacademy channel. Let's crack GATE and ESE Mechanical. Okay, so I have started this complete course on engineering mechanics as per new syllabus. Okay, on this channel itself. यहाँ हम लोग ये कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। सबसे पहले ये मैंने प्लस पे स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें सिलेबस जो है वो बदल गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। उसके बाद ये स्पेशल क्लासेस में भी रनिंग है। राइट नाउ आई हैव लॉन्च्ड दिस ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो, so it is going to be completely free for you all, and here I am going to take the plenty of problems, बहुत सारे नई प्रॉब्लम्स और जो नया सिलेबस है उसके बारे में भी पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग ये कोर्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो एक दो क्लास आप लोग पहले से कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं की हैं, इसी प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप कर लें। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ लेमीज थ्योरम, सेकेंड इज़ फ्री बॉडी डायग्राम, and if time will permit then we will also see the type of support reactions. Okay, so let's start. So before starting the class, little bit introduction about myself. I am Mudit Raj, and here you can see this is my profile, and I have worked across the India for last 9-10 years. My MTech is in design engineering. Multiple time I have cracked various exams, and my BTech is in mechanical. Mechanical engineering student can learn all the subject from me on the plus. So I have completed 6 subject on Unacademy Plus in very much detail, and 7th is right now running मैन्युफैक्चरिंग साइंस, जो कि अभी 21 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नाउ and the civil student can learn common subject from me. These are the common subject for civil branch also. Civil branch student can learn these common subject from me. Okay, here जो लोग यहाँ लैपटॉप पर पढ़ना चाह रहे हैं वो अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे पहुँचने के लिए। और जो लोग मोबाइल फ़ोन पर पढ़ना चाह रहे हैं वो लर्निंग ऐप डाउनलोड करके गेट ESE में जाके मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं। देन यू विल रीच टू माय प्रोफाइल पे पहुंचेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे, यहाँ पे फॉलो कर देंगे, सो दैट कि आपको सारी क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में ऐप पर आपको मिलने लग जाएंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, so now you can see many courses are there on Unacademy Plus taught by me. These are the completed courses which I have already completed on Unacademy Plus. जैसे कि पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा मशीन डिज़ाइन, चौथा थ्योरी ऑफ मशीन, पांचवा फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड छठा दिस complete course on hydraulic machines. So these are complete courses on Unacademy Plus. बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है वो सिलेबस चेंज हुआ था, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से फॉर ऑल द ब्रांच ये से मैंने प्लस पे रिसेंटली कंप्लीट कराया। ये 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। सो यू कैन सी हियर दिस कोर्स इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन Unacademy Plus प्लेटफॉर्म in paid classes. Also it is right now running in free special classes. So you can see here lecture number 1, 2, 3, all lectures I am taking in the sequence. तो आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर फ्री स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में जाकर ये सारी क्लासेस भी कर सकते हो, और उससे भी बड़ी बात, आप ये सारी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो PDF की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी और से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐप डाउनलोड करो, मेरे फ्री स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाओ, वहाँ से सारी ये क्लास करो और उनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगली बात, मेरे सारे जो प्लस कोर्सेस हैं वो गेट एंड ESE दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हैं। मेरे जितने भी प्लस कोर्सेस हैं वो सारे के सारे कोर्स मैकेनिकल के लिए हैं। हाँ, सिविल वाले भी ये कोर्सेस कर सकते हैं, कॉमन सब्जेक्ट वाले। ठीक है, माई ऑल प्लस कोर्सेस आर इन बोथ लैंग्वेज, 70% English and 30% Hindi I am using in all the courses, so there will be no language problem at all for South Indian and North Indian students. Now when you will subscribe with my code AMR Live, जब आप इस कोड से सब्सक्राइब करेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन के बाद क्या क्या मिलता है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है,
और हर लाइव क्लास जो है वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास में बदल जाती है, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। सारे के सारे फैकल्टी से पढ़ सकते हो, सारे ब्रांच के फैकल्टी से पढ़ सकते हो, ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑल जीएस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डाउनलोडेबल नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर व्हेन यू विल सब्सक्राइब विद माय कोड। ऑल्सो यू कैन सी द सिलेबस ऑफ गेट एंड ईएससी, वो इतना स्टैंडर्ड है कि उसमें इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू, बाकी जितने स्टेट वाले हैं पीएससी, इन सब का सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी टेक्निकल सिलेबस होगा बेटा, उसका 80 से 90% जो सिलेबस होता है टेक्निकल, दैट इज़ ऑलवेज सेम। तो आपकी इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट। फ़ी जो है वो इस तरीके से है, 1 ईयर का जो फ़ी है वो 30,000 है, बट व्हेन यू विल यूज़ एंड अप्लाई द कोड MR Live आपकी फ़ीस 27 बचेगी। 1.5 ईयर की फ़ी 38,000 है, व्हेन यू विल यूज़ द कोड MR Live तो 34 बचेगा। और 2 साल की फ़ीस 44,000 है, व्हेन यू विल यूज़ द कोड MR Live आपका 39 के आसपास बचेगा। तो आप ये 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। बाकी ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है, इसमें आप अपना मंथली जो है वो EMI बना सकते हैं मंथली, ओके। उसमें भी आप MR Live कोड यूज़ करेंगे, आप पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, इस पर नो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। जो भी आपकी फ़ी है बस उतना ही चार्ज आपसे लगेगा, जैसे 27, 34 एंड 39 फॉर 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर। नाउ कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो स्ट्रेटजी है वो एग्ज़ाम के लिए क्या रखी जाए, व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटजी। तो देखो, जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं या पास्ड आउट स्टूडेंट या वर्किंग कैंडिडेट हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आप 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करें, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज़ गुड फॉर यू, ओके। 1 ईयर के लिए आप करें, जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं, गेट, ESC एंड PSUs का। एंड स्टार्टिंग के 9 मंथ आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, जो भी आपके 12-13 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद 2 महीने आप अपना पूरा ध्यान टेस्ट सीरीज़ पर रखेंगे, एंड इन द लास्ट मंथ ऑफ जनवरी यू विल बी डूइंग कंप्लीट रिवीजन। गेटिंग पॉइंट और नॉट। सो आपके लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज सफिशिएंट, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज गुड फॉर यू। नाउ कम टू दी 3rd ईयर एंड 2nd ईयर स्टूडेंट। सो थर्ड ईयर 2nd ईयर स्टूडेंट के लिए जो है वो 1.5 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज़ गुड, ओके। आप 2 ईयर को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लो आप 2nd ईयर में हैं और आप 3rd सेम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट इसमें करो, 3 4th सेम में, 3 5th सेम में, लाइक दिस यू कैन कंप्लीट योर ऑल 12 सब्जेक्ट लाइक दिस। आपकी गेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो परसेंटेज होगा, CGPA होगा, वो भी इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप यहाँ 6 सब्जेक्ट करेंगे 3+3, और यहाँ भी 6 सब्जेक्ट करेंगे, आपके भी 12 पूरे हो जाएंगे। 7 सेमेस्टर दोनों ही लोगों को पूरा यूटिलाइज़ करना है, किसमें, रिवीजन एंड दी टेस्ट सीरीज में। इफ़ यू आर यूजिंग दिस 7 सेमेस्टर वाइजली, देन योर ऑल इंडिया रैंक विल बी बेटर, ओके। क्योंकि देखो, सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव ए वेरी गुड रैंक, ओके। फिर आपका 8th सेमेस्टर में आकर क्या होगा, एग्ज़ाम आपके सामने आ चुका होगा, ठीक है। उसमें आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट स्ट्रेटजी, इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। बिना बीटेक के बाद आपका गैप हुए, टाइम खराब किए, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ओके। यहाँ वीडियो के नीचे एक फीडबैक फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिए। उसमें आपका ब्रांच एंड योर नेम, योर नंबर एंड माय नेम, एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, ओके। तो आप कमेंट में ये बता सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाकी जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो MR Live कोड के साथ करेंगे, आपको उस पर 10% ऑफ मिल जाता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कमेंट्स में अपने सजेशंस भी बताओ, एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ओके। सो दिस इज़ दी कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज पर न्यू सिलेबस। सो हम लोग यहाँ ये कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, 1 by 1 वी आर डूइंग दी क्लासेस।
बाकी फ्रेंड्स जिनको नहीं पता हो वो आप बता दीजिए। स्टैटिक्स में देखो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, सो स्टैटिक्स का पार्ट वैसे ही है। डायनेमिक्स में चेंजेस हुआ था, ये पार्ट मैकेनिकल में ऐड हुआ है। ये आपका वाइब्रेशन सिविल में ऐड हुआ है, मैंने अपनी तरफ से इसमें SHM ऐड कर दिया है, और लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो मैकेनिकल में ऐड हुआ है। सो इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर ये कोर्स कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, लेट अस सी। लास्ट क्लास में जो हम लोग कर चुके हैं अप टू दी एनालिटिकल मेथड। ओके, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास की होगी, इससे पहले वाली इसी प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, उसमें एनालिटिकल मेथड तक हम लोगों ने किया था, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, याद है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट Lami's theorem. Lami's theorem. Lami's theorem. ओके, चलिए, तो Lami's theorem हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी साथ में नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। बाकी ये सारे जो नोट्स हैं ये फ्री स्पेशल क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लेमीज थ्योरम? स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। कई तरीके का स्टेटमेंट हमको बुक्स में मिलता है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ 3 coplanar concurrent nonlinear radial forces are acting on a body and kept it in equilibrium. Kept it in equilibrium. Then the forces will be directly proportional to the sign of their opposite angles. Opposite angles. Okay, this is the statement. बाकी लेमीज थ्योरम के इसी स्टेटमेंट से और भी कई स्टेटमेंट डेराइव किए जा सकते हैं, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो अलग अलग बुक्स में हो सकता है स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड वे में लिखा हुआ हो, ठीक है। अभी देखो केस क्या है। कह रहा है इफ़ देयर इज ए बॉडी, सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ बॉडी। ओके, ये एक बॉडी है, एंड इस बॉडी पर कह रहा है 3 कोप्लेनर कंकरेंट। तो हमको 3 फोर्सेस लगाने, कितने? 3 फोर्स लगाने, F1 F2 F3 लाइक दिस। कह रहा है 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है?
कह रहा है बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। देन कह रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं, these forces will be proportional to sine of their opposite angles. तो as per the statement, F1 will be proportional to sine alpha, F2 will be proportional to sine beta, F3 will be proportional to sine gamma. ये इनके प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लीजिए F1 के लिए आ जाता है K, इट इज़ साइन अल्फा, सेम कांस्टेंट रहेगा K साइन बीटा, एंड F3 इज लेट्स से K साइन गामा। Now you can find the value of K from these three equations. वो क्या बनेगी देखो, let us write it like this, K equal to, ये आ जाएगा F1 अपॉन साइन अल्फा, सेकेंड फोर्स के लिए आ जाएगा F2 अपॉन साइन बीटा, तीसरा F3 फोर्स के लिए आ जाएगा ये साइन गामा। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस। सो फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ हमारा फाइनली जो उनके बीच में रिलेशन निकल के आएगा वो ये मिल जाता है। सो दिस इज द you can see statement of the Leibniz theorem and the relation among the forces must be like this. ठीक है, तो ये ज़्यादातर बच्चों को याद भी होगा। अब बाकी जो स्टेटमेंट हम लोग इससे डराइव करने जा रहे हैं वो हो सकता है कि कई बच्चों को ना याद हो। तो देखो इसी से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट में कितने कीवर्ड हैं देखो, कह रहा है कोप्लेनर होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, रेडियल फोर्सेस होना चाहिए। इन सब का मतलब क्या है और अगर ऐसा है तो क्या और स्टेटमेंट इस पे बनाया जा सकता है। तो देखो अगला देखो, हमसे कह रहा है कि जो फोर्सेस हैं कितने हैं, थ्री होने चाहिए। थ्री और कैसे होने चाहिए, बोला कोप्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बोला कॉन्करेंट होना चाहिए। थ्री हो, कोप्लेनर हो, कॉन्करेंट हो एंड नॉन लीनियर हो। नॉन लीनियर अभी बताता हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। एंड रेडियल हो। सो रेडियल मीन्स ईदर ऑल आर रेडियली आउटवर्ड और ऑल आर रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द center point where all are meeting. Okay, so when all these conditions will be fulfilled, then the body will be in equilibrium. Yes or no? Then the body will be in equilibrium. Okay, अभी मैं स्टेटमेंट को रिवर्स कर सकता हूँ। I can write it like this: if there are three forces, coplanar, non-linear, radial and body is in equilibrium, then the remaining condition is what? That is forces must be concurrent also. तो उनको concurrent होना पड़ेगा। मतलब अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हैं तो ऐसा हो रहा था, बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, और अगर हम बाकी सारी कंडीशन फुलफिल कर दें, सिर्फ कॉन्करेंट को छोड़ दें, मतलब वो कंडीशन फुलफिल करनी फोर्सेस को पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ वी कैन डिराइव सेकेंड स्टेटमेंट फॉर द Leibniz theorem here,
if three coplanar non-linear radial forces acting on a body and kept it in equilibrium then the forces must be concurrent also. Forces must be concurrent also. Okay, उनको concurrent होना पड़ेगा. So this is the next statement or you can say interpretation of the Lami's theorem. ठीक है, यहाँ देखो आपको थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट इनका मतलब समझ आ रहा है. नॉन लीनियर और रेडियल का मतलब क्या है उसको ज़रा समझो. लुक हियर, ऐसे मान लो फोर्सेस जो लग रहे हैं हमारे, उनके बीच में एंगल जो है अल्फ़ा बीटा गामा लग रहा है. तो नॉन लीनियर होने का मतलब जो है दैट इज़ नथिंग बट कि जो आपके एंगल्स हैं these angles cannot be equal to 180. Neither these angles must be more than 180. क्योंकि देखो अगर ये एंगल कोई सा भी एक 180 हो गया, लेट से मैं F1 इस साइड लगा दूँ 10 न्यूटन और F2 इस साइड लगा दूँ 10 न्यूटन, ये एंगल 180 हो गया. अब थर्ड फोर्स मैं कहीं भी लगा दूं, इधर 5 न्यूटन का 3 न्यूटन का, तो ये बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगी? नो, दिस बॉडी कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम. सो कोई भी जो एंगल है वो 180 नहीं हो सकता. लेमिस थ्योरम में हमें कोई एंगल 180 नहीं लेना है. तो लेमिस थ्योरम को लगाते समय यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. अगर 180 कोई एंगल है देन यू कैन नॉट अप्लाई द लेमिस थ्योरम. और द पॉइंट और नॉट. ऑल्सो एंगल कैन नॉट बी मोर देन 180. मतलब या तो either consider all the forces going outward, radially outward from the common point, or all are coming inside towards the point. Okay, now you can convert this diagram into radially outward. कैसे? ये वाला जो फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. This force you can transfer on same line and apply here like this. Yes or no? And this force you can transfer on same line and apply like this here. And this force you can transfer on same line and apply like this here. So you can convert all these inward forces into outward and outward into inward. But none of the angle must be 180 or one more than 180 like this. Okay, then simply you can apply the Lami's theorem. Got the point or not? Then you can simply apply the Lami's theorem. So when you are applying the Lami's theorem, you must be very, very careful. You must be very, very careful. Okay. Next statement, what we can derive? Look here. As three forces are acting on body and body is in equilibrium, it means the resultant of all three forces must be 0. Resultant of all three forces must be 0. Yes or no? So here you can write, if three coplanar concurrent non-linear
radial forces keeping a body in equilibrium, then the resultant of all three forces must be 0. Resultant कितना होगा? It must be 0. Got the point or not? So it can be the next statement of Leibniz theorem. You can derive all these statements from the previous statement. Got the point or not? One more statement we can derive. हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने का पॉलीगॉन मेथड कर चुके हैं ना, पॉलीगॉन मेथड कर चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग लास्ट क्लास में किया था, वहाँ से हम लोग नया स्टेटमेंट डराइव कर सकते हैं. वी कैन डराइव द न्यू स्टेटमेंट. वो क्या है कि इफ़ थ्री कोप्लेनर concurrent non-linear radial forces keeping a body in equilibrium then all three forces will form a closed triangle, taken into order clockwise or anti-clockwise. ओके. सो आपको अगर ये तीनों के तीनों फोर्स एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर आप लेंगे तो भी ये क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप लेंगे तो भी ये एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे. यू कैन टेक दीज फोर्सेस फ्रॉम हेयर. These forces are like this. So first of all I am taking this first force. Okay, so first force I am taking like this. Okay, I am taking the first force here down, first force like this. Okay, now the second force will be here like this. If third one is vertically downward, then second one you are applying here. So third one will come here like this, that it will close the triangle for sure. Okay, or what you could do, you could take in into second order like this. Let's say you are taking first the F1 force. Okay, then you can take this F3 force, then you can take this F3 force like this, and
then you can take this F2 force like this. So they will form a closed triangle for sure like this. They will form a closed triangle for sure like this. Okay. एक में आपने ऑर्डर जो है वो लिया हुआ है क्लॉकवाइज, एक में आपने ऑर्डर जो है फोर्सेस का वो लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज. सो यू कैन सी हेयर दिस वाज योर फर्स्ट फोर्स. सो दिस इज, नाम इनका सही कर देता हूँ मैं, दिस इज F3 एक्चुअली. सो हेयर यू कैन सी ऑर्डर ऑफ दिस ट्राइंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, order of this triangle is clockwise. So here both are forming closed triangle because their resultant must be 0. So initial point must be same as that of final point. Clear हो गई बात. So this is also one more statement of Lemmy's theorem itself. Lemmy's का ही ये दोनों interpretation है. Got the point? Good. So Lemmy's theorem, whenever you are applying, you must be very careful. Otherwise this analytical method कहाँ गया? ये analytical method we can apply anywhere without any problem, without any restriction, without any condition. इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं. This is very helpful and universal method in all problem. तो मैं क्या करने वाला हूँ, Lemmy's आपको जहाँ लगाना है आप लगाओ, ठीक है. सम टाइम क्वेश्चन विल बी इजीली सॉल्व बाय Lemmy's, जल्दी आंसर मिल जाएगा. बट कभी कभी जब एंगल ही पूछता है और अपॉन में फोर्स के अपॉन में साइन ए प्लस बी की फॉर्म फंस जाती है, तो या कोई एंगल 180 हो रहा होगा तो साइन पाई आपको पता है 0 रहता है, तो वो नॉन डिफाइंड फॉर्म बन जाता है, वहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा या लंबा पड़ेगा. तो ये मेथड तो हमारा हर जगह काम आता है. तो मैं हर जगह यही मेथड अप्लाई करूँगा सो दैट आपको क्वेश्चन का एक पूरा व्यू भी मिल जाया करेगा कि हम कैसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, जहाँ Lemmy's आपको लगानी है आप लगा के ट्राई करते रहिए. कहाँ कहाँ पे फंसेंगे वो आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज द स्पेशल केस व्हेन देयर वर 3 फोर्सेस कोप्लेनर कंकरेंट. ये हो गया अपना Lemmy's थ्योरम. Now come to the next thing, that is called FBD. That is called FBD. FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम है ना, FBD. So full form is free body diagram. Free body diagram. What is the definition of free body diagram? तो कई जगह बुक्स में आपने पढ़ रखी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, देन वी विल सी हाउ वी कैन ड्रॉ ए करेक्ट FBD. सो पहले लिखेंगे it is the diagram of any body after separating from all contacts and all the active and reactive forces are applied on it
ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। तो क्या काम करना है कि बॉडी को सबसे पहले सारे कॉन्टैक्ट से अलग करना है, आफ्टर दैट ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस उस पर अप्लाई कर देना है। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो दिस विल बी योर एक्टिव फोर्स, सॉरी FBD। अब व्हाट विल बी एक्टिव फोर्स एंड व्हाट विल बी रिएक्टिव फोर्स? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। इट इज़ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, आना भी चाहिए। सो एक्टिव फोर्स कौन से रहते हैं और रिएक्टिव फोर्स कौन से होते हैं? तो एक्टिव फोर्स वो होते हैं बॉडी में जो बॉडी को मूव करना चाहते हैं। रिएक्टिव फोर्सेस वो होते हैं जो बॉडी को रोकना चाहते हैं। तो जो फोर्स चलाना चाहे वो एक्टिव फोर्स, और जो बॉडी को रुकाना चाहे वो रिएक्टिव फोर्स। तो चलाना कौन सा फोर्स चाहते हैं? जनरली एक्सटर्नल सारी फोर्स एक्सटर्नल है यहाँ, एक्टिव भी रिएक्टिव भी। वो फोर्सेस जो हमारा एजेंट लगाता है, आप बॉडी सिस्टम में देखेंगे यहाँ कौन सा फोर्स मूव कराना चाह रहा है और कौन सा उसे रुकाना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी ये FBD बनाएंगे डिफरेंट, उसमें आप समझ जाएंगे। सो हेयर यू कैन राइट सिंपली कि आपका जो एक्टिव फोर्स है वो कौन सा होगा। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये एक्टिव एंड रिएक्टिव है। एक्टिव फोर्सेस कौन से हैं? देखिए बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये आपको जनरली कहीं सुनने को ही नहीं मिलेगा, डाउट तो आपका बाद में क्लियर होगा। सो एक्टिव फोर्सेस आर व्हाट? दोज फोर्सेस which try to move the body, जो बॉडी को या सिस्टम को मूव कराना चाहें। ठीक है, एंड रिएक्टिव फोर्सेस कौन से हैं बेटा? which try to stop the body, जो बॉडी को रोकना चाहें वो आपके रिएक्टिव फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक, तो अब हम फटाफट से 2-4 FBD बनाते हैं, सिंपल सा देखते हैं। बाकी हर क्वेश्चन हम लोग FBD मेथड से ही किया करेंगे, सो डोंट वरी। बहुत सारे FBD पूरे सब्जेक्ट में बनाने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ दुनिया का सबसे छोटा FBD, नन्ना मुन्ना FBD। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, इससे छोटा तो क्या ये FBD होगा। लेट्स से दिस इज़ अ ब्लॉक एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन दिस स्मूथ सरफेस लाइक दिस। ये ब्लॉक जो है वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ओके, लाइक दिस। और इसका वेट जो है वो W है। ठीक, तो कई लोग इसका FBD बनाने को जब मैं बोलता हूँ क्लास में, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू आर अटेंडिंग ऑल दीज क्लासेस विद पेन पेपर एंड कैलकुलेटर, तो आप भी ट्राई करो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट या फैकल्टीज़ भी क्या काम करते हैं यहाँ पर, फटाफट यहाँ इसी फिगर में W बना देते हैं और इसी फिगर में यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बना देते हैं ऐसे। और ये ऑप्शन गेट में दिया रहता है इस तरीके से। आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं, वो आजकल FBD पूछने लग गए हैं। तो ये आपका एफर्ट से गलत हो जाएगा और आदत यही पड़ी रहती है। जबकि अपनी एज़ पर दी डेफिनेशन सबसे पहले क्या देखो, ड्रॉ द डायग्राम आफ्टर सेपरेटिंग। सबसे पहले तो बॉडी को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पर पहले बताओ कितने बॉडी हैं, बॉडी कितनी है? तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर एक बॉडी है। भाई एक बॉडी होगी तो वो तो वैसे ही फ्री होगी, है ना, फिर आप क्या बनाएंगे? तो दरअसल यहाँ 2 हैं बॉडी, एक तो ब्लॉक है और दूसरा क्या है आपका अर्थ है, अर्थ या ग्राउंड, है ना, वो भी है। तो पहले दोनों को क्या करना है, अलग करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सेपरेट देम। तो एक तो आप अलग से ब्लॉक बनाएंगे और दूसरा आप अलग से
सरफेस बनाएंगे लाइक दिस, सेपरेट कर दिया। अब अप्लाई ऑल दी एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस। तो इस पर ब्लॉक को हम पहले देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो ब्लॉक पर बताइए एक्टिव फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स इसको चलाना चाह रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है, साइड में लिखा हुआ है W, वही चलाना चाहेगा, वो इसे नीचे ले जाना चाहेगा। सो W विल बी एक्टिंग ऑन इट। कहाँ एक्ट करता है W, कहाँ एक्ट करता है? कई बच्चे बोलते हैं सेंटर पर एक्ट करता है। फिर उनसे पूछ दिया जाए बेटा ये कौन सा सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या है ये? सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, व्हाट इज़ दिस? तो कई बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये जो सेंटर होगा दिस विल बी एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे चल के इसका भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास क्या डिफरेंस है, व्हेन दे विल बी सेम, व्हेन दे विल नॉट बी सेम। तो एक फोर्स लग गया W। अब देखो एक फोर्स लग के ये बॉडी नीचे जा रही है क्या? एक फोर्स से तो बॉडी मूव करनी चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब ग्राउंड से कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। और जो कुछ ना कुछ हुआ है वो ऐसा हुआ है कि उसी के लाइन में वो उतना ही फोर्स दे रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तभी ये बॉडी रेस्ट में होगी। ये ब्लॉक फॉर डैम श्योर, अगर आपको नहीं भी कुछ बता रहा है लेकिन आपको पता होगा कि ये रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट में रखने के लिए एन उसी लाइन में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट ऊपर, और उसका इक्वल एंड अपोजिट तुरंत नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो ये एन अगर एक्शन है तो ये एन रिएक्शन होगा। दे कैन नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। ये एक्शन और ये रिएक्शन नहीं होता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो वो एन अगर एक्शन है, ये रिएक्शन, ये एक्शन, तो वो रिएक्शन, लेकिन एन और डब्ल्यू आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये आपकी कहानी हो गई पूरी। सो ये FBD बन गया। अभी यहाँ ये FBD जो है वो ब्लॉक के लिए तो पूरा हो गया, ब्लॉक रेस्ट में है, दो आपको फोर्सेस दिख रहे हैं। ओके, ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये नीचे एक ही फोर्स है। ये एक फोर्स से तो ये सरफेस मूव करना चाहिए। तो दरअसल इसका पूरा पिक्चर क्या बनता है, ये सरफेस क्या है, ये दरअसल क्या है, ये अर्थ है ना? दिस इज़ एक्चुअली अर्थ। ये पूरा अर्थ होगा, ऐसे गोल अर्थ, है ना? और उसके सेंटर पर भी इस W का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि W होता क्या है? W होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। पढ़ा है ना 11th में, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। इसी में जब एक बॉडी मास ऑफ अर्थ बन जाती है, रेडियस ऑफ अर्थ बन जाती है, और दूसरा ब्लॉक बन जाता है, तो इसी फोर्स का ये चीज़ें जो है दीज आर कांस्टेंट, सो दिस विल बिकम एक्चुअली G। यही क्या बन जाते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इन सब का कैलकुलेशन करो तो वो 9.81 मिलेगा आपको। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, वो ही वेट होता है। तो वेट, इसीलिए लास्ट क्लास में बताया भी था, वेट इज़ अ वेक्टर, वेट इज़ अ वेक्टर बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये दोनों बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट लगता है। बात आई ना समझ में? तो यहाँ ये ब्लॉक रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि N=W है, तो ये भी NW के बराबर होगा। तो यहाँ W नीचे, W ऊपर, अर्थ भी रेस्ट में हो गया। बात आई नहीं समझ में? लेकिन बुक में कभी ये पूरा FBD नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अर्थ की स्टडी हमें नहीं करनी है। यहाँ बॉडी तो दोनों हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ ओनली ब्लॉक। आपको पहली डेफिनेशन में सिखाया था। ये आपका बॉडी 1 है, ये आपका बॉडी 2 है, दोनों ही बॉडी है यहाँ, लेकिन दोनों बॉडी में यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होगा हमारा जो जिसके बारे में स्टडी चल रही होगी। सो हियर बॉडी 1 इज़ आवर ऑब्जेक्ट, बॉडी 1 इज़ आवर ऑब्जेक्ट। हमें ब्लॉक की यहाँ स्टडी करनी होती है जनरली,
हमें अर्थ की स्टडी नहीं करनी रहती है। तो इसलिए बुक में भी सिर्फ ब्लॉक का ये FBD बना के छोड़ देते हैं, है ना। नीचे वाले की कहानी आपको बताते ही नहीं है, लेकिन नीचे वाले की कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप नेक्स्ट वाला FBD सही नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट FBD मैं ले रहा हूँ जिसमें कि हम लोग 2 ब्लॉक को रखते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। 2 ब्लॉक को रखते हैं एक के ऊपर एक। ये वाला जो FBD है वो कई लोग तुक्के से सही कर भी देते हैं, है ना, उनका तुक्का लग जाता है। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका FBD सारे लोग सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसे कंसेप्ट पता होगा वही सही कर पाता है ये वाला FBD। इसमें देखो आपका 2 blocks, if I place 2 blocks like this, एक के ऊपर एक, W1 W2 and all surfaces are smooth, all surfaces are smooth, ठीक है, all surfaces are smooth। आपको FBD बनाना है, तो FBD फटाफट इसका ट्राई करो कैसे बनेगा। तो पहला काम तो यही है कि सबको सेपरेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। तो सबको सेपरेट कर दीजिए भाई साहब, उसी कॉन्फ़िगरेशन में जिस कॉन्फ़िगरेशन में रखे हुए हैं उसमें आप इनको सेपरेट कर दीजिए। सो 1 2 एंड 3 यहाँ आपकी बॉडी हैं, आपने तीनों को फटाफट झटाझट सेपरेट कर दिया। जैसे दिया हो क्वेश्चन में वैसे ही करो, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अभी जब सीख जाओगे फिर खेलते रहना, गुणा भाग कुछ भी। फ़िलहाल के लिए देखो, सबसे पहले इसका वेट W1 जो होगा वो इसके सेंटर पर नीचे लगेगा डाउनवर्ड। यहाँ कांटेक्ट हो रहा है तो तुरंत नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। तुरंत क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। अब अपर ब्लॉक पर मान लो N1, इक्वल एंड अपोजिट तुरंत यहाँ लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट तुरंत यहाँ लगेगा इस ब्लॉक पर। फिर इसका अपना वेट है भाई, है ना, उसका भी अपना वजन है, तो उसका वेट यहाँ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन सेकंड सरफेस का N2 विल बी एक्टिंग लाइक दिस एंड इक्वल एंड अपोजिट N2 विल बी एक्टिंग लाइक दिस, ठीक। सो ये आपका रियल एंड कंप्लीट FBD बनता है। W1 N1 ऊपर ब्लॉक रेस्ट में है, फिर उसके बाद सेकंड वाला ब्लॉक भी रेस्ट में होगा, तो उसके लिए क्या, W2 नीचे है, N1 नीचे है, N2 ऊपर है, तो N2 विल बी इक्वल टू W2 एंड प्लस N1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर इसे रेस्ट में रखना है तो N1 फ्रॉम अपर ब्लॉक, इसको देखो ये रेस्ट में है तो N1 विल बी W1, तो ये N1 भी W1 होगा और N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं तो ये W2 प्लस N1 होगा। और N1 की वैल्यू क्या है बेटा, W1 के बराबर, तो आपका जो N2 होगा दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। इसकी वैल्यू क्या होगी, W1 प्लस W2। तो जो अर्थ है उसको तो दोनों का वेट फील हो रहा होगा कि उस पर 2 ब्लॉक का वेट लग रहा है, दोनों रखे ना, तो उसको दोनों का वेट फील हो रहा होगा। यस और नो? सो दिस विल बी लाइक दिस। क्लियर हो गई? सो दिस विल बी द कंडीशन। यस और नो? यस। सो दिस इज हाउ you can solve FBD for all the problem in very systematic way। okay, तो अभी यहाँ पर let us take one more FBD, एक और FBD लेने जा रहा हूँ मैं। मान लो, क्योंकि ये छोटे छोटे FBD ही आप लोग गलत करते हैं, ये एक स्ट्रिंग है और उससे ऐसे ये एक ब्लॉक हैंग कर रहा है लाइक दिस, वन ब्लॉक इज हैंगिंग लाइक दिस। ब्लॉक का जो वेट है वो W है। मैं कहता हूँ बेटा इसका FBD बना दूँ,
दिस इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कुछ ना बोला जाए तो ये क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग होती है। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इट इज़ मासलेस। जब स्ट्रिंग के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वो आइडियल ही मान ली जाती है। दूसरी क्या होगी, फ्रिक्शनलेस। तीसरा क्या होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल भी होगी, आराम से मुड़ जाएगी, है ना, मुड़ जाएगी ये स्ट्रिंग आराम से। और साथ में क्या होगी, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग में ये गुण होते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो आइडियल स्ट्रिंग, इसका खुद का तो कोई मास या वेट होगा नहीं, ये ब्लॉक जो तुमने लगा रखा है इसी का वेट होगा। तो बताओ इसका एबीडी कैसे बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन में स्ट्रिंग हो हमेशा तुम पुल कर सकते हो, स्ट्रिंग पे पुश नहीं कर सकते ना। किसी बॉडी को स्ट्रिंग से बांध के ऐसे पुश कर सकते हो क्या, भाग जा बेटा, नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बांध के पुल कर सकते हो बस। तो ये जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। और जब स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा बनाया जाता है अवे फ्रॉम दी बॉडी, अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो यहाँ स्ट्रिंग से ये बॉडी कनेक्ट है तो ऊपर से नीचे, और यहाँ ये बॉडी कनेक्ट है तो नीचे से ऊपर। टेंशन विल बी एक्टिंग लाइक दिस। अभी एफबीडी के लिए क्या काम करोगे, इसको इतना कट कर दोगे, अलग बनाओगे, ठीक है। ये आपको सारे ही कंपोनेंट बनाने हैं, तो देखो ये कैसे बनाना पड़ेगा आपको। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये सबसे पहले रूफ या सीलिंग बना देंगे आप, फिर यहाँ स्ट्रिंग बना देंगे आप। ये स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग का एंड अपर एंड हो गया, ये स्ट्रिंग का लोअर एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद और क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक है लाइक दिस, वन ब्लॉक इज देयर लाइक दिस, ओके। ये बन गया। अब यहाँ जो ये टेंशन बनाया था ना, ये दरअसल बाई दी स्ट्रिंग ऑन दी ब्लॉक था, स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर खींचे हुए, तो बाई दी स्ट्रिंग ऑन दी ब्लॉक ये टेंशन ऊपर लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट बाई दी ब्लॉक ऑन दी स्ट्रिंग नीचे लगेगा। अब ये स्ट्रिंग तो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इस एंड पर भी उतना ही टेंशन ऊपर लग रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट जो रूफ है उसको नीचे लग रहा होगा ऐसे। साथ में ब्लॉक का अपना खुद का वेट तो लग रहा है। और दी पॉइंट और नॉट? सो फ्रॉम हियर you can write that the tension will be equal to W। यहाँ ब्लॉक से आप देख सकते हो, ब्लॉक ये रेस्ट में है तो T will be equal to W। सो एवरीवेयर T will be equal to W। तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ गया, W के बराबर। तो जो रूफ है, छत, उसको कितना फोर्स फील हो रहा है नीचे की तरफ, कितना फोर्स नीचे की तरफ फील हो रहा है, W के बराबर। क्योंकि स्ट्रिंग का तो कोई मास या वेट है नहीं है, जो कुछ वेट है वो भाई साहब इस ब्लॉक का ही है, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो छत है उसको एक नीचे की तरफ फोर्स फील हो रहा है, होने दो, छत का यही काम है, ऐसे ही वेट को हैंग करके रखना। बोला तुम्हारा यही काम है, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही फोर्स को फील करते रहो। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द केस। अभी यहाँ पर ये स्ट्रिंग बनाई थी हमने, ये स्ट्रिंग की जगह अगर यहाँ रॉड होती तो ज़रा बताओ सेम एफबीडी ही बनता, कोई एफबीडी में चेंज नहीं होता। रॉड में टेंशन कंप्रेशन दोनों हो सकता है, स्ट्रिंग में सिर्फ टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन नहीं हो सकता स्ट्रिंग में। तो अगर ये रॉड है तो भी यही एफबीडी है, स्ट्रिंग है तो भी यही एफबीडी है, बशर्ते रॉड आपको मासलेस बार बताया गया हो, ठीक है। अगर उसमें वेट होगा
तो उसके सेंटर पर फिर यहाँ और एक वेट लग जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो हियर इफ दिस इज रॉड, तो रॉड को तो आप पलट के उल्टा भी रख सकते हो। कैसे? लुक हियर, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ओके, और इस ब्लॉक को मैं एक रॉड पर रख देता हूँ, मैं एक रॉड पर रख देता हूँ। रॉड मान लो इस तरीके से, दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड, ओके, एंड दिस इज द ग्राउंड, this is the ground. This time it is a rod, not a string, and this block has weight W, and let's say this rod is massless rod. Rod is massless bar या rod, कुछ भी बोलो, massless rod या bar, और ये सिंपली ब्लॉक जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इस केस में एफबीडी क्या बनेगा? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ब्लॉक बनाएंगे लाइक दिस। उसके बाद आप काम क्या करेंगे? ये रॉड बनाएंगे लाइक दिस, ओके। उसके बाद क्या काम करेंगे? ये फ्लोर बनाएंगे लाइक दिस, और अब आप इस पे फोर्सेस बनाएंगे। सो फर्स्ट फोर्स विल बी हेयर एट द सेंटर ऑफ ब्लॉक, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक। यहाँ से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, वो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रॉड या बार पर लगेगा। बार नीचे नहीं जा रहा है, मतलब उतना ही नॉर्मल ऊपर लगना चाहिए, एंड उतना ही नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये इसका एफबीडी हो गया, इसका एफबीडी हो गया। अगर इसका मास दिया जाता तो इसके सेंटर पर यहाँ इसका भी वेट लग जाता। मान लो इसका वेट है W1, तो वो और एक्ट कर रहा होता, ठीक है। तब हमारा ये N1 बन जाता और ये N2 बन जाता। अब दोनों नॉर्मल रिएक्शन बराबर नहीं होंगे। पिछले केस में N1 इक्वल टू N2 होता, बट हेयर N1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू N2। हेयर N1 विल बी इक्वल टू W and N2 will be equal to what? This plus this. Total upward force is equal to total downward force. इसके बराबर हो जाएगा। Clear or not? Because both the block and rod, everything is in rest or equilibrium here as for given condition. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है किसमें? आपका नॉर्मल रिएक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो ज़रा, डिफरेंट बॉडीज़ के लिए हम यहाँ बना लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए बना लेते हैं। ये मान लो एक है आपकी रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है। दूसरा मैंने एक बना दी सर्कुलर बॉडी। ये सर्कुलर बॉडी भाई सिलेंडर भी हो सकता है, भाई रोलर या सिलेंडर हो सकता है, या स्फीयर हो सकता है, या रिंग हो सकता है, या डिस्क हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये सर्कुलर बॉडी हो सकता है डिफरेंट टाइप का। साथ में मैं कहता हूँ ऐसे एक बार है उसको रखा जाए। तो हेयर दिस इज सरफेस और ग्राउंड। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? एंड दिस इज सरफेस और ग्राउंड। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? एंड दिस इज ऑब्वियसली surface or ground. Now you can see that let's say one bar is placed here like this, okay. One bar is placed here like this, okay. Now
यहाँ लेट अस अज्यूम दैट ये जो ब्लॉक है इसका वेट W है, ये जो सिलेंडर है इसका भी वेट W है, और रेडियस इसका R है, और ये जो बार है इसका वेट W है और लेंथ L है। यहाँ पर लेट अस अज्यूम the FBD of first figure. So FBD of this will be what? FBD of this will be what? Here FBD will be like this, as you know. अभी बना भी चुके हो. So you know very well how we can draw FBD of this. How we can draw FBD of this? Simply this is W, this is N, this will be also N. So N actually, what is its name? Normal reaction. So it will act normal to the surface, yes or no? And it will be acting normal to the surface. Normal to the surface. यहाँ ये दोनों ही सरफेस पर नॉर्मल है। अभी आप बात करें ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज लेट्स से हेयर, देन इसका जो ग्राउंड है that will be somewhere here. Now you will apply the forces, so W will be simply like this. Now this is the contact point. अभी कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाएंगे? एक यहाँ टेंजेंट बनाना पड़ेगा, टेंजेंट, फिर उसके नॉर्मल आप बनाएंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन दिस. सो टेंजेंट के परपेंडिकुलर देयर विल बी ऑलवेज नॉर्मल. Got the point or not? So this time this normal reaction will be perpendicular or normal to this tangent, and here this will be again 90 degree at the surface. Now come to this bar. So for the FBD of bar, what we can do? Look carefully. This is the surface. Now here it is in contact with this sharp edge, ये sharp corner. Here also this is sharp corner, sharp corner. So look here. In this case, this is sharp corner. Here you don't know which side will be the tangent, so leave it. इधर आप decide नहीं कर सकते. You cannot decide here. You can decide there. So for the rod, it will be normal reaction here. Let's say this is A point in contact. So normal reaction will be normal to the surface of rod. Normal to the surface of rod like this. Okay, like this. So it will be normal here. 90 degree. So it will be NA, and equal and opposite. Normal reaction always at equal and opposite. So NA will be also acting on this corner like this. So let's say this is contacting point A. So NA will be the reaction, and this is contacting point B. So here again, this time on the rod you cannot find because there is sharp corner, but on the floor you can find the normal direction. Okay, so from the floor you can draw normal reaction here. Normal reaction is NB, and here normal reaction NB. Got the point or not? So simply either it can be found from both the surfaces if you know if it is acting at 90 degree of both the surfaces. But in some cases, when one surface you cannot find 90 degree, but on other surface you can find the 90 degree, then normal reaction direction can be found. Okay, so this is how we apply the normal reaction in different cases, and FBD भी आपको पता चल गया. Okay,
So normal reaction, as its name, it always act normal to the surface, normal to the surface. Okay, तो बहुत सारे बेसिक FBD हम लोगों ने बना लिए. सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. अगला हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस. ओके, सो हेडिंग डालनी पड़ेगी अगली नेक्स्ट पेज पर, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की हम लोगों ने बात कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस. ओके, support reactions. So how many type of support and support reaction we know? पहला we know is roller support, है ना. So first type of support is roller support, actually roller support. So how many reactions a roller support can give? तो इसमें लिखा जाता है it can give only one reactive force, or you can say one reaction perpendicular to the surface, perpendicular to the surface और ग्राउंड. ओके, तो जो रोलर सपोर्ट होता है इट कैन गिव ओनली वन रिएक्शन. ओके, और यू कैन से वन रिएक्टिव फोर्स है. और वो किस साइड लगता है? ये लगता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. देखो कैसे. सो जनरली हम लोगों को जो रोलर सपोर्ट बना के दिया जाता है इन दी बुक्स, दैट इज़ ड्रॉन लाइक दिस. ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है ना, ऐसे. यहाँ दो व्हील लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे. सो जनरली दीज आर ड्रॉन लाइक दिस, एंड दिस इज द सरफेस जिस पे ये सपोर्ट रखा हुआ है. एंड दिस सपोर्ट इज सपोर्टिंग व्हाट? इट इज सपोर्टिंग एक्चुअली एनी बॉडी और बीम लाइक दिस. सो बीम विल बी सिंपली टेकन एंड प्लेस्ड एयर लाइक दिस. ऐसे सिर्फ इस पर रख दिया जाता है. इट इज़ नॉट हिंज एयर. It is not hinge here at the contact point. It is simply placed on it. Simply placed on it. बेहतर होगा अगर इसको हम राउंड कॉर्नर बनाएं, देन इट विल बी गुड लुकिंग. इसको अगर हम ऐसे बनाएं देन इट विल बी गुड लुकिंग. कुछ बुक्स में ऐसे बनाते भी हैं, कुछ बुक्स में आपने ऐसे बना भी देखा होगा कि इट विल बी लाइक दिस, एंड simply it is drawn like this, and this beam is placed there. So beam is actually just in contact at this point. ठीक है, so correct figure is like this. It is not hinge. Second type of figure of roller support कैसा मिलता है? Simply you will place a roller here or cylinder, put a cylinder or roller on the ground like this, and on this roller or cylinder just put a beam like this. So you will just take a beam and place it on this roller like this. So there is actually normal reaction acting between this beam and the roller, yes or no, at the contact point. Abhi let us assume this is contact point, this is not hinge. Okay, this is simply in contact, and here this is point A. Let's say this is contacting point B for the roller. Now this bar or beam is generally considered massless or weightless, so uska khud ka self weight will not be there. Now if you apply a
force here in vertical direction, let's say like this, P, downward direction. So this beam cannot go downward due to support. Support is there to support it. Okay. Similarly, if you apply a force P here on the beam like this, so this beam cannot go downward. But if you apply Q force in horizontal direction like this, Q force here in horizontal direction like this, okay, then this roller support cannot resist the motion. ये बीम राइट में चला जाएगा, बीम राइट में चला जाएगा, ये से नहीं रोक सकता है. ओके, सो व्हाट विल बी एफ बी डी हेयर, व्हाट विल बी एफ बी डी हेयर. लुक, कौन सा बना दें, कोई सा भी बना सकते हैं. मान लो ये वाला बना रहा हूँ मैं. आई एम सिंपली कंसीडरिंग दिस लाइक दिस. ओके, नाउ आई विल रिमूव ऑल दीज पार्ट्स. This beam, this is surface, and this is your support. This is roller support. Okay, so here P force is downward, but beam is not going downward, so actually normal reaction from A point will be acting upward. This is contacting point A, so I will consider this force or reaction as AY. Okay, in y direction. Equal and opposite will be acting on the support like this, AY. Now this support is not going downward, so actually this support is getting normal reaction from the ground. That will, you can take like BY, okay, that is B point, but obviously this is massless, this is also massless, that is also massless, so these two will be equal, AY and BY. So here directly I can write AY, okay, and AY downward. So all these forces will be like this. Now our object is what? Our object is only this. हमको इतना study करना है. We have to study only this. So only one reaction is there, that is AY. Got the point or not? So this is FBD, FBD. FBD, correct FBD, you can say in very much detail. So at point A, AY is acting. So this AY is actually acting perpendicular to this surface, yes or no? This is the ground or surface, and this AY is acting perpendicular to this surface. Okay, so roller support can give only one reaction, that is perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. So these will be the correct diagram and FBD for roller support. Okay, now move for the second one is what? Second one is your hinge support. And it is also called what? Pinned support. बोला एक पिन लगा दिया इसमें, pinned support. So first we will see the correct diagram for it. So correct diagram for it, what? In books they generally draw it like this. There is triangular shape type, and it is fixed on the ground. Like this, and one beam is placed here like this. So in this case, beam is not like this. Actually it will be like this. Beam will be like this, and there will be a pin. This is actual figure. There will be a small pin. Okay, that's why its name is pinned support. One pin should be there.
बट बुक में बार बार इतना डिटेल में वो नहीं बनाते हैं. दिस पिन इज़ नॉट विजिबल, तो अपने को ऐसा लगता है फिर वो पिछले वाले और इसमें डिफरेंस क्या है, बट दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ हियर similarly, if I consider this as a point A at the pin and I am applying a P force on this beam downward, beam cannot go downward, है ना. If I apply a Q force here on the beam right side, क्या बीम राइट साइड जा पाएगा? नो. अगेन वो पिन इसे रोक लेगा. ठीक है. सो दिस टाइम व्हाट विल बी दी FBD माय डियर? What will be the FBD, my dear? So FBD will be, look, FBD will be, look, like this. FBD will be like this. Here P is downward, but this beam is not going downward, so from the pin one upward force AY is acting. Equal and opposite, it will be acting on the support. Q is right side, but beam is not going right side, means one force on the beam must be in left side. So equal and opposite of this, equal and opposite of this act as per the Newton third law that we have already discussed, will act on the support like this. Okay. The support per AX and AY will be like this, and on the beam it will be like this. So this is our object. हमको इसका स्टडी करना है. We don't have to study about it. Okay. So this is correct and much more detailed FBD. So here it is giving you two reactions. One is perpendicular to the surface and second is along the surface, along the surface. So it can give you two reactive forces. So here you can write in the hinge support, here you can write that it can give two reactions. It gives two reactive forces, two reactive forces, one perpendicular and one parallel to the surface, parallel to the surface. Okay. So parallel to the surface. That's it. Now come to the third type of support. Third type of support क्या है अपना? That is actually called fixed support. Yes or no? That is actually called fixed support. Fixed support is like this. So fixed support में लिखेंगे it can give three क्या हो रहा है इसमें? It can give three reactions, that is two reactive forces, दो इस पे फोर्स मिलते हैं, and one reactive moment, one reactive मूवमेंट. ओके. तो मूवमेंट भी इसमें मिलता है. तो इसका डायग्राम जो है वो बुक्स में कैसे बनाया जाता है? लुक, दिस इज लेट्स से वन फिक्स सपोर्ट और वॉल एंड दिस इज बीम. ओके. सो बीम इज हियर फिक्स्ड इन दिस वॉल लाइक दिस. ऐसे ये फिक्स कर दिया जाता है एंड इट इज फिक्स्ड हियर लाइक दिस. Let us assume this point is A.
this point is A. Again, if you will apply a P force very near to point A, beam will not go downward. Beam downward जा सकता है क्या? No. If you will apply one force Q in horizontal direction like this, beam will not go right side. And also, if you apply this P here, or you can take a new force here, W, one more force here, W, okay, W it, and the length of beam is let's say L. So W will also have tendency to rotate. W will also have tendency to rotate this beam. Rotate करना चाह रहा है. P नहीं rotate करेगा, Q नहीं rotate करेगा. Both are passing through A, but W will try to rotate. लेकिन ये rotate करेगा क्या? No, it is a fix. ये दीवार में क्या है? This is fixed. It is fixed in the wall, है ना? So this is fixed support. Fixed support. It cannot rotate. So what will be the complete FBD in detail for this? Look, here you can draw it like this. This is beam and this is support. This is beam and this is support. So here the total force acting on the beam downward कितना? P plus W, but beam is not going downward, means there is one force in y direction upward, that will be AY, and it will be equal to P plus W. Second, Q is right side, so there will be one more force at this point in left side, that will be AX, and equal and opposite of AX and AY will be acting here at this point. AY downward and AX will be right side like this. Okay, AX will be right side like this. साथ में this W is applying a clockwise movement here, but it is not rotating, so there is a reactive movement at this point in opposite direction, that will be called reactive movement AM. Equal and opposite of that will be acting here like this. So this I will give name MA. Actually MA होगा वो AM के बराबरी, बट बुक में दोनों AM लिख देते हैं, वहीं कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है. यहाँ एक नई चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्टिव मूवमेंट एंड रिएक्टिव मूवमेंट. सो एक्चुअली एट पॉइंट ए this support can give you three reaction, two reactive forces AX and AY and one reactive movement AM. So how much will be the AM? So अगर आपसे कोई पूछता है कि at point A what is the movement, you will ask which movement, sir? So if he is saying active movement, active means how much you have applied. Active means how much you have applied and which want to move the body. So W into L try to rotate the body. AM is stopping the body. So AM is reactive. So active movement will be what? MA. That is clockwise at A. So it will be equal to, value of both will be same. This will be W into L. Okay, W into L, and it will be clockwise. And if they ask you the reactive movement, if they ask you the reactive movement, that will be AM actually. It will be also W into L, but it will be in anti-clockwise direction. Okay. So sometimes this clockwise is considered negative, anti-clockwise is considered positive. We in whole syllabus will be taking like this.
clockwise movement negative and anti clockwise movement positive. Okay, so अपना sign convention ये रहेगा. This is our sign convention. This will be our sign convention for whole subject. Everywhere we will be doing this. Clear or not? Even all subjects, सारे subject में मैं यही लूँगा. So there will be no confusion. Okay, this is the case. So ये अपना आज अपने types of support reaction भी हो गया. Types of support reaction. Okay, this also done in this. So आप लोग जो भी ये रिकॉर्डेड सेशन है ये देख रहे होंगे यूट्यूब पे. जो लोग लाइव पढ़ना चाह रहे हैं दे कैन कम ऑन दी प्लस एंड दे कैन ऑल्सो कम इन दी फ्री स्पेशल क्लासेस. देयर आई एम टीचिंग लाइव. ठीक है, तो वहाँ आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी हैं मेरी वहाँ पे. और जो लोग प्लस ज्वाइन करना चाह रहे हैं डेली मैं वहाँ लाइव पढ़ा रहा हूँ. अभी मेरे 2-3 कोर्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, एक प्रैक्टिस कोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन टोम का स्टार्ट हो रहा है, एक प्रैक्टिस कोर्स विद PYQ मशीन डिज़ाइन में स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सो इसी वीक में ये स्टार्ट होने वाले हैं. तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन अर्ली. चाहे आप 2022 में देना चाह रहे हो या 23 में, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, so here basic information about that is this, which I have also given you in the starting of this video. तो basic information है that is like this. This is my profile, you can see. Okay, I am Mudit Raj and multiple time I have cracked different competitive exams and I have been teaching for last 9-10 years. तो एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. तो मैं डेली प्लस पे लाइव पढ़ा रहा हूँ. अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं. मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं मुझसे प्लस पर, और सिविल के जो स्टूडेंट हैं वो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. मैकेनिकल के लिए अभी मैं ये 6 सब्जेक्ट ख़त्म करा चुका हूँ. प्लस पर बहुत ही डिटेल में कराए हैं. जो भी आपका फ्रेंड जिसने ज्वाइन किया हो आप उससे पूछ सकते हैं. ठीक है, 7 सब्जेक्ट आई एम स्टार्टिंग नाउ. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो है वो अपना स्टार्ट हो रहा है. ओके, नाउ जो लोग लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हैं लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं आप. वहाँ भी आप अनअकैडमी वेबसाइट पे मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं. और जो मोबाइल पे पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं. प्रोफाइल पे पहुँच के पहला काम करोगे नोटिफिकेशन दबा दो, जिससे कि आप फ्री स्पेशल क्लास तो करने लग जाओगे मेरे साथ. ठीक है, प्लस की जो क्लास होती है वो पेड होती है, स्पेशल क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है. बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मैंने कराई हुई हैं. ये देखो सारे के सारे पेड कोर्सेस हैं प्लस पर जो मैंने कराए हुए हैं. 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए. 7 सब्जेक्ट आई एम स्टार्टिंग, और उसके साथ 2 कोर्स और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. दैट इज़ एक टोम का प्रैक्टिस कोर्स थ्योरी ऑफ मशीन का, और दूसरा मशीन डिज़ाइन का प्रैक्टिस कोर्स. ये भी स्टार्ट होने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के साथ. ठीक, और ये देखो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें भी ये कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है. ऑलरेडी ये रनिंग है. तो इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से सीक्वेंस में क्लासेस करा रहा हूँ. तो इन सब के भी नोट्स जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से वहाँ पर स्पेशल क्लास से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, फ़ी जो है वो देखो इस तरीके से है, और फ़ी इस तरीके से है. 1 ईयर की जो फ़ी है, 1 ईयर का जो फ़ी है, 1 ईयर की फ़ी है आपकी 27 पड़ेगी आफ्टर यूजिंग द कोड MR Live. 1.5 ईयर की जो फ़ी है दैट इज़ 34,650 एंड 2 ईयर का 39,600. ठीक है, तो ये बहुत अभी ज़्यादा नहीं है. इससे बाद फ़ी हो सकता है कि और इंक्रीज़ हो. तो जो लोग भी 2022 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है और बीटेक के लिए, तो ये एक मस्ट है कि आपको करना ही करना चाहिए. तो जो 2022 या 23 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं दे कैन जॉइन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज बाद में और फ़ी इंक्रीज़ हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ माई एडवाइस. यू कैन टेक इट लाइक दिस. ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.